शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर में अर्थशास्त्र विषय की सहायक प्राध्यापक बबीता दीवान हूँ। आज हम अर्थशास्त्र के बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर का एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं। जो बीए थर्ड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र है वो है डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, यानी कि विकास एवं पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। इसका जो पहला यूनिट है उसका पहला टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास एवं वृद्धि, तथा फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व। तो आज हम इन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं। आर्थिक विकास को बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषित किया है, जैसे कि मेयर एवं बाल्डविन ने आर्थिक विकास की परिभाषा देते हुए लिखा है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इस परिभाषा को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया यानी कि जो निरंतर चलती रहती है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में यानी कि लंबे समय तक किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। वास्तविक राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन, यानी कि जब देश के उत्पादन में लंबे समय तक वृद्धि होती रहती है तब हम उसे आर्थिक विकास कहते हैं। इसी प्रकार से प्रोफेसर यंगसन, प्रोफेसर रोस्टो, प्रोफेसर विलियमसन एवं बट्रिक ने भी आर्थिक विकास की परिभाषाएं दी हैं। प्रोफेसर क्राउस, डी ब्राइट सिंह, ओकेन एवं रिचर्डसन ने भी आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास की परिभाषा दी है। कुल मिलाकर आर्थिक विकास की एक अच्छी परिभाषा हम दे सकते हैं, जो कि इस तरह से है, आर्थिक विकास वह सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक दोहन होता है। यानी कि सतत माने लगातार चलने वाली प्रक्रिया। आर्थिक विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक दोहन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है। आर्थिक विषमता में कमी आती है। सामान्य जनता के जीवन स्तर तथा कल्याण में बढ़ोतरी होती है। ये आर्थिक विकास की एक श्रेष्ठ परिभाषा है। इस परिभाषा के आधार पर हम आर्थिक विकास की विशेषताओं को समझ सकते हैं। ये हैं आर्थिक विकास की विशेषताएं। पहली विशेषता, आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत यानी निरंतर चलने वाली, लगातार। आर्थिक विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुकती नहीं है। दूसरी बात है वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। वास्तविक राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन। मौद्रिक आय अलग चीज है और वास्तविक राष्ट्रीय आय अलग चीज है। मौद्रिक आय का मतलब होता है वह आय जो हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है, लेकिन वास्तविक राष्ट्रीय आय का मतलब होता है वह आय जो राष्ट्र के लोगों को वास्तविक रूप से प्राप्त होती है। वास्तविक रूप से अर्थात उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो हम कहेंगे कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये है कि आर्थिक विकास में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। केवल मौद्रिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर हम उसे आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, यानी कि जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो हम उसे आर्थिक विकास कहेंगे। अब ये प्रति व्यक्ति आय क्या चीज है? जब हम कुल राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग दे देते हैं, किसी भी देश की कुल राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का सूचक होती है। तो ये है आर्थिक विकास की विशेषता।
तीसरी विशेषता है दीर्घकालीन प्रक्रिया। इसका मतलब ये है कि आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, अर्थात जब किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में लंबे समय तक वृद्धि होती ही रहती है, तब हम उसे आर्थिक विकास कहते हैं। ये कोई अल्पकालीन प्रक्रिया नहीं है। अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय रुक रुक कर बढ़े, कभी तो वो कम हो जाए, कभी बराबर रहे, कभी बढ़ जाए, तो हम इसे आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। आर्थिक विकास का मतलब होता है एक देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में और प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि होनी चाहिए और दीर्घ काल तक वृद्धि होनी चाहिए, तब हम उसे आर्थिक विकास कहेंगे। चौथी विशेषता, आर्थिक विकास की चौथी विशेषता है संसाधनों का समुचित दोहन। अर्थात जब किसी देश में आर्थिक विकास होता है तो वहाँ जो भी संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, मानवीय संसाधन हैं, उन सब का कुशलतापूर्वक दोहन होता है। और पांचवी विशेषता है जीवन स्तर में एवं सामान्य कल्याण में सुधार। अर्थात जब किसी देश का आर्थिक विकास होता है तो वहाँ की जनता के जीवन स्तर में सुधार आता है, आर्थिक विषमता में कमी आती है। सामान्य कल्याण में सुधार का मतलब यही है कि लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है। और ये कब होता है? जब आर्थिक विषमता में कमी आती है, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जन कल्याण कार्यक्रमों में वृद्धि होती है, तो हम इसे कहते हैं कि सामान्य कल्याण में सुधार हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास में ये 5 विशेषताएं होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। देखिए, वैसे तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में कोई अंतर नहीं किया जाता, लेकिन अभी कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसमें भेद करने का प्रयास किया। पहले इसमें कोई विशेष अंतर नहीं समझा जाता था, परंतु कालांतर में कुछ अर्थशास्त्रियों ने इनके बीच भेद करने का प्रयास किया है और ये स्पष्ट किया है कि आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है कि जब किसी देश के उत्पादन में वृद्धि होती है तो हम उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं। लेकिन आर्थिक विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। आर्थिक वृद्धि की तुलना में ये कुछ ज़्यादा व्यापक शब्द है। आर्थिक समृद्धि विकसित देशों से संबंधित होती है, जबकि आर्थिक विकास अल्प विकसित देशों से संबंधित होता है। ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, जो विकसित देश होते हैं वो विकास कर चुके हैं, अब उनके देश में केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है, तो इसे आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। लेकिन आर्थिक विकास अल्प विकसित देशों से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि जो पिछड़े हुए देश हैं, जहाँ पर विकास करने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, जैसे कि पिछड़े हुए देशों में स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है, शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा सकता है, नए नए सड़कें, रेल परिवहन के संसाधन विकसित किए जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का विकास अभी करना बाकी होता है, इसलिए आर्थिक विकास अल्प विकसित देशों से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना, उत्पादन में वृद्धि होना। लेकिन आर्थिक विकास सृजनात्मक शक्तियों का परिणाम है। आर्थिक विकास प्रायोगिक साम्य से संबंधित है। आर्थिक विकास में अधिक उत्पादन के साथ साथ नवीन टेक्नोलॉजी और संस्थागत सुधारों का समन्वय होता है। तो विकास जो है वो आर्थिक वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक व्यापक शब्द है। अब हम आपको बताएंगे कि आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो हम देखते हैं, आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्वों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है आर्थिक घटक और दूसरा है अनार्थिक घटक। जो आर्थिक तत्व होते हैं उसके अंतर्गत हमने 6 पॉइंट रखे हैं यहाँ, हम आपको सरलता से समझाने के लिए। आर्थिक तत्व जो हैं वो 6 प्रकार के हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन। अगर किसी देश में
प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं तो उस देश में आर्थिक समृद्धि तीव्र गति से होती है। ये पहला तत्व है जो आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करता है। अगर किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है तो वहाँ पर आर्थिक विकास करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन फिर भी प्रायः कुछ राष्ट्र जहाँ तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधानों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनके पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होने पर भी वो आर्थिक विकास में आगे बढ़ जाते हैं। आपके सामने जापान का उदाहरण है। हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिराए गए और जापान पूरी तरह से नष्ट हो गया, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन नगण्य थे, उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों की विकास करने की तीव्र इच्छा, तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधानों पर अधिक ध्यान दिया जाना, इन कारणों से जापान का विकास तीव्र गति से हुआ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं जब किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों के अदम्य साहस, अदम्य इच्छा, विकास करने की इच्छा के कारण आर्थिक विकास तीव्र गति से हुआ। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल सी बात है कि जब किसी देश में प्राकृतिक संसाधन अधिक मात्रा में होते हैं तो आर्थिक वृद्धि करना आसान होता है, और प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने पर आर्थिक वृद्धि में कठिनाई आती है। दूसरा साधन है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन यानी कि मानव, यानी कि मनुष्य स्वयं एक साधन है, वो श्रम के रूप में एक साधन है। इसके अलावा जो मनुष्य है वो साहसी होता है। साहसी यानी कि साहस लेने वाला, जोखिम उठाने वाला, एंटरप्रेन्योरशिप जो करता है वो मानव है। मानवीय संसाधन किसी भी देश में, मानवीय संसाधन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मानवीय संसाधन श्रेष्ठ है तो उस देश का आर्थिक विकास द्रुत गति से होगा, और अगर मानवीय संसाधन श्रेष्ठ प्रकृति का नहीं है तो वहाँ पर विकास धीमी गति से होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब किसी देश में जनसंख्या बढ़ती है तो उसका क्या प्रभाव होता है। जनसंख्या यानी कि मानवीय संसाधन। देखिए, जब विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ती है तो वो लाभदायक होती है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने से विकसित देशों में उत्पादन में भी वृद्धि होने लगती है। जो बढ़ती हुई जनसंख्या होती है वो देश के आर्थिक विकास को तीव्र करती है। कैसे तीव्र करती है? मांग में वृद्धि होती है। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो मांग में वृद्धि होती है, बाजार विस्तृत हो जाता है, पूंजी निर्माण में योगदान मिलता है, आवश्यक श्रम की प्राप्ति होती है। जनसंख्या बढ़ती है तो ज़्यादा श्रमिक मिलेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। तो विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बढ़ना आर्थिक विकास में सहायक होता है। लेकिन अविकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? अविकसित अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई जनसंख्या दुखदाई होती है और वो आर्थिक विकास की क्रिया को मंद कर देती है। कैसे? जब जनसंख्या बढ़ती है तो मांग में वृद्धि होती है। मांग में वृद्धि होती है लेकिन उस अनुपात में पूर्ति में वृद्धि नहीं हो पाती, जिसके कारण मूल्य बढ़ने लगते हैं, महंगाई बढ़ने लगती है। इसके साथ ही जब अविकसित देशों में जनसंख्या बढ़ती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन इत्यादि जनोपयोगी सेवाओं में भी व्यय में वृद्धि हो जाती है, तो सरकार का व्यय बढ़ जाता है। अविकसित देशों में जब जनसंख्या बढ़ती है तो बचत में कमी होती है। बचत में कमी क्यों होती है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से ज़्यादा उत्पादन का उपभोग कर लिया जाता है, तो बचत कुछ नहीं हो पाती। इसके साथ ही अविकसित देशों में जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ जाती है और जीवन स्तर में भी कमी आती है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो मानवीय संसाधन है वो विकसित देशों में अलग तरीके से काम करता है और अविकसित देशों में अलग तरीके से कार्य करता है। फिर हम देखते हैं पूंजी। पूंजी एक बहुत ही अनिवार्य संसाधन है। आर्थिक विकास के लिए पूंजी का होना बहुत ज़रूरी है। जब किसी देश के लोग उत्पादन ज़्यादा करते हैं लेकिन उपभोग कम करते हैं तो बचत होती है। वो उसी बचत से पूंजी का निर्माण होता है
और वही पूंजी आगे चलकर आर्थिक विकास में सहायक होती है। जिस देश में पूंजी ज़्यादा होगी वहाँ आर्थिक विकास द्रुत गति से होगा। जिस देश में पूंजी की कमी होती है वहाँ आर्थिक समृद्धि धीमी गति से हो पाती है। चौथा जो तत्व है आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला, वो है तकनीकी प्रगति। अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है तो आर्थिक वृद्धि तीव्र गति से होगी, और अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो आर्थिक वृद्धि भी धीमी गति से होगी। फिर है अनार्थिक तत्व। अनार्थिक तत्वों में हम आपको बताएंगे 4 पॉइंट्स हैं। पहली चीज़ है सामाजिक तथा धार्मिक घटक। अगर अल्प विकसित देशों में आप देखेंगे कि लोगों में अंधविश्वास पाया जाता है, रूढ़िवादिता पाई जाती है, जाति प्रथा, छुआछूत, संयुक्त परिवार प्रणाली, उत्तराधिकार के नियम, भूमि और संपत्ति के प्रति मोह, नवीनता का विरोध, सामाजिक अपव्यय, ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। ये सामाजिक और आर्थिक घटक जो हैं, जैसे कि अंधविश्वास, जब लोग अंधविश्वासी होते हैं तो देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। लोग रूढ़िवादी होते हैं, पुरानी परंपराओं से जकड़े हुए होते हैं, नवीन चीज़ों का स्वागत नहीं करते हैं, तो आर्थिक विकास में गतिरोध पैदा होता है। संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार में क्या होता है, जो व्यक्ति काम नहीं करता है वो भी बराबर भोजन, वस्त्र और निवास का अधिकारी होता है। जो बहुत ज़्यादा परिश्रमी होता है उसे भी उतना ही मिलता है। तो संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग अक्सर आलसी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें आर्थिक विकास करने की बहुत चाहत नहीं होती है। ये भी एक बाधा है हमारे देश में कि जब संयुक्त परिवार होता है तो व्यक्तिगत तरक्की की अदम्य इच्छा नहीं होती है। और इसके बाद अगला जो पॉइंट है धार्मिक घटक, तो ये मैं बता चुकी हूँ अभी आपको। तो इसके बाद है राजनीतिक घटक, यानी कि अगर किसी देश में राजनीतिक स्थायित्व है, शांति है, सुरक्षा है, सरकार में जनता का विश्वास है, तो वहाँ पर आर्थिक वृद्धि तीव्र गति से होगी। लेकिन अगर राजनीतिक अशांति है, अगर अस्थिरता है, तो वहाँ आर्थिक विकास मंद गति से होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ। अगर किसी देश का दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध है तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ उसके लिए अनुकूल होती हैं, तो आर्थिक विकास द्रुत गति से होता है। अगर किसी देश का अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध नहीं है, हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है विकास की आकांक्षा। अगर किसी देश के लोगों के मन में विकास की आकांक्षा होती है तो उस देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी देश के लोग कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, देश प्रेमी होते हैं, कुछ करने का जज्बा रखते हैं, साहस की भावना होती है, तो उस देश का आर्थिक विकास द्रुत गति से होता है। और जिस देश के लोगों में विकास की आकांक्षा नहीं होती है उस देश का विकास धीमी गति से होता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व। ये था BA थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन। आगे चलकर हम अपने अगले कुछ वीडियो में कुछ और लेक्चर्स भी देखेंगे। धन्यवाद।